अश्नीर ग्रोवर ने धमकी दी थी कि अगर 28% जीएसटी नहीं हटाया तो हम इंडिया के जो मैचेस हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऐप इंडिया के 2 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरव गांगुली और विराट कोहली की वजह से पॉपुलर हो रही थी और लोगों का पैसा ले रही थी। इंडिया से हीरो हीरोइन बुलवाए गए और सबको कैश में पैसा दिया गया। लोग अपने ऑफिस के काम के बीच में अपनी रोजी रोटी दांव पे लगा के टीम बनाने में लगे रहते कि खेलो दिमाग से, ताकि जब कोर्ट में जाएं तो गेम ऑफ स्किल ही बना है। पाकिस्तानी मिलता है और पाकिस्तानी के थ्रू एक शेख के पास पहुंचते हैं और शेख को पकड़ के ये एक आर्मी मैन जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं वो तक इसकी चपेट में आ रखे हैं। कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हैं जो खुद लॉटरी चलाती हैं। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने महादेव ऐप से 500 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट लिया है। देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि पुलिस आई और पत्ता खेलते हुए जुआरी जो थे उनको उठा के ले गई। क्रिकेट के अंदर पैसा लगाने वाले, सट्टा खेलने वाले लोगों का आपको पता ही है कि पुलिस आती है और पकड़ के जेल में डाल देती है। ऐसे ही किसी एक डिस्कशन में आपको सुनाई में आएगा कि लॉटरी जो है वो इलीगल है। वहीं पे दूसरी तरफ आपके सामने ऐसा भी हुआ होगा कि कई बार ऐसी शॉप्स आई होंगी जहां पे गवर्नमेंट खुद लॉटरी बेच रही है। अब ऐसे तो गैम्बलिंग और सट्टा लगाना इलीगल है, लेकिन गोवा में जाके आप आराम से कसीनो में सट्टा लगा सकते हैं। आप हॉर्स रेसेस जो है उसके अंदर जाके पैसा लगा सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं उसके ऊपर। 4 लोग पत्ते खेल रहे होते हैं तो पुलिस उनको उठा के ले जाती है, लेकिन अगर उसी की जगह पे वो लोग लूडो खेल रहे हों तो क्या उनको पुलिस पकड़ेगी या फिर नहीं पकड़ेगी? ऑनलाइन जुआ खेलना इलीगल है इंडिया में, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन कुछ लोग बड़े आराम से टीम बना के पैसे लगा लेते हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे रियल रीजन क्या है? एक्चुअल में जुए को लेकर इंडिया के अंदर लॉ क्या बोलते हैं, क्या अलाउड है और क्या नहीं अलाउड है? आज इस एक वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, इंडिया के अंदर जुआ खेलने का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है। जब 4th सेंचुरी बीसी का टाइम था तो उस टाइम पे लोग डाइस यानी कि पासा जो था उससे गेम्स खेला करते थे। चौपर, पचीसी, ये सब खेला जाता था और सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था ये। महाभारत के टाइम पे भी लोग जुआ खेलते थे, लेकिन इस टाइम पे जुए को एक नेगेटिव तरीके से देखा गया, जहां पे पांडव ने सब कुछ गवाया था। इसके बाद 16th सेंचुरी में मुगल्स आए, इनके टाइम पे भी गैम्बलिंग की और फॉर्म्स बनी। जैसे अकबर जो थे वो मुर्गों की फाइटिंग से जो जुआ होता था उसके बहुत शौकीन थे। अब मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में। इन्होंने ईयर 1777 में हॉर्स रेसिंग इंट्रोड्यूस की इंडिया के अंदर, क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया। तो लोगों ने क्या किया, ये जो सारे गेम्स थे क्रिकेट और हॉर्स रेसिंग वगैरह, इसमें भी पैसे लगाना स्टार्ट किया, गैम्बलिंग स्टार्ट की, सट्टा लगाया इन पे। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे लोगों ने एक चीज और की थी कि गैम्बलिंग हाउसेस बना दिए थे जहां इकट्ठा होकर सारे के सारे लोग जुआ खेलते थे। इन गैम्बलिंग हाउसेस में इतने ज्यादा केसेस आने लगे थे, लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा होने लगा था, लूटपाट हुई। ब्रिटिशर्स के हाथ से ये सारी चीजें बाहर होती जा रही थी और इन सब चीजों से निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने 25 जनवरी 1867 को एक कानून पास किया जिसका नाम था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। और ये जो एक्ट है इस पर्टिकुलर ईयर में आया था, यही आगे चल के इन सारी चीजों की जड़ बनता है। अभी भी ये जो एक्ट है यही चलता है इंडिया के अंदर। अभी आगे सारी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। अब ये जो कानून बनाया गया था ये मेनली गैम्बलिंग हाउसेस जो होते थे उनको बैन करने के लिए बनाया गया था, ताकि लोग पब्लिक प्लेसेस और गैम्बलिंग हाउसेस जो हैं उनमें जाके जुआ ना खेलें। इस एक्ट के सेक्शन 13 में इन्होंने जो मुर्गों की लड़ाई थी, जानवरों की लड़ाई थी, उसके ऊपर पैसा जो लगाते हैं उसको भी बैन कर दिया था। और उस पर्टिकुलर टाइम पे इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो ये जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं, फैंटेसी गेम्स होते हैं, इनके बारे में इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं था। ये जो एक्ट था, इस एक्ट के सेक्शन 12 और सेक्शन 18 में एक चीज मेंशन कर दी गई थी कि देखिए, जुआ जो है वो खेलना इलीगल एक्टिविटी है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर कोई स्किल्ड बेस्ड गेम खेलता है तो वो खेला जा सकता है, वो पूरी तरीके से लीगल है। मतलब कि गेम ऑफ चांस जो है वो इलीगल है और गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है। लेकिन इस एक्ट में ये चीज डिफाइन नहीं की गई थी कि गेम ऑफ स्किल होगी क्या और गेम ऑफ चांस होगा क्या। और ये जो सारी चीज डिफाइन नहीं की गई थी, ये चीज आज भी मुश्किल में डालता है जब कोर्ट में केसेस जाते हैं। अब इसके बाद ये जो एक्ट था ये पूरे ब्रिटिश इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाता है, लेकिन हॉर्स रेसेस जो थी, लॉटरी वगैरह जो थे, ये सब पैरेलली चल रहे थे, इनके ऊपर उतनी लगाम नहीं कसी गई थी। मेन प्रॉब्लम जो इस एक्ट की सॉल्व करना था वो ये था कि एनिमल फाइट पे पैसा ना लगे, गैम्बलिंग हाउसेस जो हैं वो बंद हो जाएं। अब इसके बाद ईयर 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है और आज़ादी के बाद जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो हमने ये जो एक्ट था द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, इसको एज इट इज ले लिया बिना किसी चेंज के। लेकिन इसमें हमने बस एक चीज की, ये जो एक्ट था इसको हमने 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में डाला। मतलब कि ये जो लॉ है अगर स्टेट चाहे तो इसको एज इट इज फॉलो कर ले, या फिर अगर उसका मन है तो वो स्टेट के अंदर इसको चेंज करके या फिर अपना एक अलग से भी कानून बना सकती है। तो स्टेट्स जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, एमपी, मणिपुर,
और भी बहुत सारे स्टेट थे, इन्होंने एज इट इज इसको अपने स्टेट में फॉलो किया। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, ये जो स्टेट्स थे इन्होंने इस लॉ को थोड़ा चेंज किया, अमेंड किया, उसके बाद अपने स्टेट में इंप्लीमेंट किया। अब देखिए यहां से रियल स्ट्रगल स्टार्ट होती है। डे बाय डे चीजें मॉडर्न हुई, लेकिन लॉ जो था वही पुराना था, इसलिए लॉ होने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। और उस टाइम पे केस बाय केस, जैसे केस आता था वो कोर्ट में जाता था, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन ढूंढा जाता था। देखिए इसमें एक चीज और बता देता हूं कि कुछ ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स भी होती हैं, ये इस तरह बनाई गई होती हैं कि आपको एडिक्शन होना तय है और पैसे का नुकसान अलग से। लेकिन कुछ एप्स ऐसी भी हैं जिनका एडिक्शन बुरा नहीं होता है। जैसे आपने ड्यूओलिंगो ऐप का नाम जरूर सुना होगा। ये ऐप भी एडिक्टिव है अपने इंटरेक्टिव डिजाइन की वजह से, लेकिन इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं और इसमें आपके कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है। ड्यूओलिंगो एक लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैंने पर्सनली यूज किया है और मुझे इससे काफी हेल्प भी मिली है। ड्यूओलिंगो पे लैंग्वेज सीखना बिल्कुल एक गेम की तरह लगता है और ये एक्चुअल में काफी फन ऐप है। अगर आप किसी बार अपना लेसन करना भूल भी जाएं तो भी ये ऐप आपको बहुत फनी रिमाइंडर्स देके आपको रिमाइंड कराएगा। डेली 5 से 10 मिनट के लेसन से भी आप काफी कुछ सीख पाओगे। ड्यूओलिंगो पे आप अपनी लर्निंग प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और इनकी डेली स्ट्रीक्स और अचीवमेंट्स आपका इंटरेस्ट मेंटेन करके रखेंगी। न्यू ईयर पे बहुत से लोगों ने जिम जाने का रेजोल्यूशन बनाया होगा, तो क्यों ना ड्यूओलिंगो पे लैंग्वेज लर्न करने का भी रेजोल्यूशन बनाया जाए। इस रेजोल्यूशन से स्टिक करना जिम जाने के कंपैरिजन में काफी इजी है और फ्रूटफुल भी। तो आज ही डाउनलोड करें ड्यूओलिंगो ऐप एंड मास्टर एनी लैंग्वेज। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखिए इसके बाद ईयर आता है 1955। इस टाइम पे गैम्बलिंग हाउसेस वगैरह जो थे वो तो बैन हो गए थे, लेकिन लोगों ने क्या किया था, इसका नया जुगाड़ निकाल लिया था। गैम्बलिंग हाउसेस के जाने के बाद गेम्स के जो कंपटीशन थे उसको करा के गैम्बलिंग स्टार्ट करा दी थी और उसको ऐसे दिखाया कि कोई गेम है या फिर कोई पजल है, उसका कंपटीशन है और जीतने वाले को प्राइज मिलेगा। लेकिन इसकी आड़ में वो एक्चुअल में गैम्बलिंग हाउसेस ही चला रहे थे और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आने लगे जहां लोगों के पैसे इस तरीके से बर्बाद हो रहे थे। तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955 लेके आई और इसको कंट्रोल किया। अब इसके कुछ टाइम बाद क्या होता है कि एक आदमी था जिसका नाम था RMD चमर बॉगवाला। ये क्लब बना के कार्ड से रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो करवाता था, जिसमें लोग पैसा लगाते थे। तो कुछ लोगों ने कंप्लेन की कि ये कंपटीशन नहीं बल्कि जुआ खिलवाया जा रहा है। इन सारी चीजों को लेके RMD चमर बॉगवाला ने केस कर दिया कि जो कंपटीशन वो करवा रहा है वो कोई इलीगल काम नहीं है, ये पूरी तरीके से लीगल है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत, क्योंकि ये गेम ऑफ स्किल है और इंडिया के अंदर गेम ऑफ स्किल जो है वो लीगल है। और कोर्ट के अंदर मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये प्रूव हो जाता है कि चमर बॉगवाला जो था वो गेम ऑफ स्किल करवा रहा था, गेम ऑफ चांस नहीं, तो वो जुआ नहीं है। अब देखिए जो केस था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केस इसको माना जाता है, क्योंकि इंडिया के लॉ में गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस जो था वो डिफाइन नहीं किया गया था, बस नाम लेके छोड़ दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो जजमेंट दिया उससे इंडिया के अंदर लोगों के अंदर क्लैरिटी आई कि गेम ऑफ स्किल है क्या। कोई भी स्पोर्ट हो कहीं ना कहीं उसमें लक या फिर चांस होता ही है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि वो जो पूरा गेम है उसके अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो लक नहीं बल्कि स्किल होना चाहिए। अगर स्किल उस गेम को डोमिनेट कर रही है तो वो गेम ऑफ स्किल है, वो जुआ नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर लक किसी गेम को डोमिनेट कर रहा है तो वो गेम ऑफ चांस है। गेम ऑफ स्किल में मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्ट्रेटेजी होती है, इसमें प्रैक्टिस करके इंसान अपनी स्किल इंप्रूव कर सकता है, जैसे चेस वगैरह हो गए। वहीं गेम ऑफ चांस में मेजर फैक्टर जो होता है वो लक होता है, रैंडम फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। आप कितना भी हाथ पैर मार लो आप कुछ नहीं कर सकते, सारी की सारी चीजें लक पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि स्लॉट मशीन, तो पहले जो एक्ट था जिसमें गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस मेंशन था, अब इस केस के बाद उसमें क्लैरिटी आ गई थी। तो जब भी कोई जुए से रिलेटेड या स्पोर्ट्स के अंदर पैसा लगाने से रिलेटेड कोई भी केस अगर कोर्ट में जाता था तो केस बाय केस उनको देखा जाने लगा कि वो गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है। मान लो मैंने कोई गेम स्टार्ट कर दिया जिसमें पैसे लगा के लाखों लोगों को गेम खिलाना शुरू कर दिया और किसी ने जाके शिकायत कर दी, तो कोर्ट में जब केस जाएगा तो कोर्ट चेक करेगा कि ये जो गेम मैं खिलवा रहा हूं ये गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है, और जो डिसीजन आएगा उसको सब फॉलो करेंगे। जैसे मान लो पत्ते खेलने से रिलेटेड कोर्ट में बहुत सारे केसेस आने लगे तो कोर्ट जो होता है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस बना देता है, फिर सारे डिपार्टमेंट उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, पुलिस भी उसी के बेसिस पे एक्शन लेती है। अब जैसे मान लो कोई ऐसा गेम है जिससे रिलेटेड कोई गाइडलाइंस नहीं है, किसी ने कोर्ट में केस भी नहीं किया है, तो वो सोसाइटी में ऐसे ही चलता रहता है। अभी जैसे गाइडलाइंस है कि पब्लिक प्लेस पे पैसा लगा के जुआ खेलना इलीगल है, तो पुलिस जो लोग पब्लिक प्लेस पे पत्ते खेलते हैं उनको पकड़ती है। लेकिन इसी साल एक केस ऐसा भी आया था कि लूडो के केस में भी पकड़ लिया था। अहमदाबाद में एक आदमी मानव मंदिर बस स्टैंड पे खड़े होकर लूडो पे 8,000 रुपए लगा के जुआ खेल रहा था, तो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर
लिया था। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे कई लोग ऐसे होते हैं जो घर के बाहर या फिर रोड पे लूडो या फिर पत्ते पे पैसे लगा के ऐसे फन के लिए खेलने लगते हैं, तो वो भी टेक्निकली इलीगल है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लगा के पब्लिक प्लेस पे जुआ चल रहा है। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर धीरे धीरे करके रूल्स बनते चले गए, जो कोर्ट के अंदर केस लॉज होते हैं उसके बेसिस पे। अब इसके बाद ईयर आता है 1968 और के सत्यनारायण नाम का एक आदमी रमी क्लब चला रहा था और पुलिस वहां पे आके रेड मार देती है कि यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है। जबकि के सत्यनारायण जो थे वो पुलिस को समझाते हैं कि ये गेम ऑफ स्किल है, लेकिन वो नहीं मानते और ये पूरा का पूरा जो केस होता है वो कोर्ट के अंदर जाता है कि ये जो रमी है ये गेम ऑफ चांस है या फिर गेम ऑफ स्किल है। इसमें कोर्ट ने कहा कि रमी गेम जो है इसके खेलने के लिए पत्ते याद रखने होते हैं, कब कौन सा पत्ता फेंका जाना है ये भी डिसाइड करना होता है, ये सिर्फ चांस का गेम नहीं है, इसमें स्किल भी लगती है। और के सत्यनारायण ये केस जीत जाते हैं और इसके बाद यानी कि ईयर 1968 से इंडिया के अंदर रमी गेम जो है वो लीगल हो जाता है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जो रमी गेम है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो लीगल नहीं है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे लीगल नहीं है ये। आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, तेलंगाना, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे रमी गेम खेलना बैंड है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं उन्होंने चेंज करके अपने स्टेट्स के लिए अलग से रूल्स बनाए हैं। इसलिए हमेशा इंडिया के अंदर जब भी किसी गेम की बात आए तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि किस स्टेट में वो गेम खेला जा रहा है। तो ईयर 1968 तक ये सब चलता है। इसके कुछ साल बाद कसिनो को लेके भी बातें स्टार्ट हो जाती है कि ये लीगल है या फिर इलीगल है। तो दमन एंड दीव पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1976 ये लाया जाता है और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं होता बल्कि सिर्फ गोवा, सिक्किम और दमन में इंप्लीमेंट होता है। इस एक्ट के आने के बाद गोवा, सिक्किम और दमन यहाँ पे कसिनो और जो स्लॉट मशीन वगैरह होती हैं ये सब अलाउ कर दिया गया। इसलिए आज की डेट में आप इन स्टेट्स में जाके कसिनो और स्लॉट मशीन का यूज करके गैम्बलिंग कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पे नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट को इन स्टेट्स में लाते टाइम ये बोला गया था कि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत होता है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसलिए ये चीज की गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां जाके कोई भी किसी भी तरीके का जाके जुआ स्टार्ट कर दे, जाके वहां पे प्रॉपर लाइसेंस लेना होता है। तो पूरे गोवा के अंदर 200 स्लॉट मशीन अलाउ की गई थी, वो भी 5 स्टार होटल्स में, और एक लाइसेंस पे 20 स्लॉट मशीन मिलेंगी, ये डिसाइड हुआ था। और आगे चल के इसको बढ़ाया भी गया था, 400 कर दिया गया था। अब इसके बाद हॉर्स रेसिंग जो थी वो भी चल रही थी इंडिया में, उसको लेके भी बातें शुरू हो गई थी। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था द मद्रास रेस क्लब। 1896 से ये मद्रास और ऊटी में पैसे लगवाते थे हॉर्स रेसिंग पे, और जब इस पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात होने लगी कि ये इलीगल है, ये तो जुआ है, तो के.आर. लक्ष्मणन नाम के एक आदमी ने ईयर 1996 में केस कर दिया कि हॉर्स रेसिंग गेम ऑफ स्किल है, ये कोई गेम ऑफ चांस नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है। तो देखिए, क्योंकि लॉ में कोई चीज डिफाइन नहीं की गई थी तो एक ट्रेंड सा चल गया था कि किसी भी तरीके से गेम को वैलिड होना है अगर, तो उसको बस गेम ऑफ स्किल प्रूव करना है, और जैसे ही वो गेम ऑफ स्किल प्रूव हो जाएगा तो वो खेला जा सकता है, फिर वो जुए की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकल जाता है। तो हॉर्स रेसिंग का जो केस था इसमें भी डिस्कशन हुआ कोर्ट में। इसमें यह कहा गया कि जो आदमी रेस कोर्स में आके पैसे लगाता है वो सिर्फ चांस पे नहीं लगाता है, वो हॉर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देख रहा है, ट्रैक की कंडीशन क्या है वो देख रहा है, जॉकी की स्किल्स, बहुत सारी चीजें देख के फिर वो पैसा लगाता है। तो ये गेम ऑफ स्किल है। तो हॉर्स रेसिंग को भी गेम ऑफ स्किल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है और के.आर. लक्ष्मणन ये केस जीत जाते हैं, और तब से यानी कि ईयर 1996 से हॉर्स रेसिंग पे पैसे लगाना लीगल हो गया था इंडिया के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि एक ट्रैक पे घोड़े अगर दौड़ रहे हैं तो उस पे पैसा लगाना गेम ऑफ स्किल है, और उसी ट्रैक पे अगर क्रिकेट मैच हो रहा है और वहां पे पैसे लगा जाए तो वो जुआ है, पुलिस आपको अंदर कर देगी। अब इसके बाद लॉटरी जो थी वो इंडिया के अंदर साइड बाय साइड चल रही थी। तो 1998 आते आते इसमें बहुत ज्यादा केस आने लगे, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर थे वो इसमें घुस के धोखाधड़ी करने लगे, लोगों के पैसे लेके कुछ लोग भाग गए और बहुत ज्यादा केसेस आने लगे, बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आई और इसके लिए एक एक्ट लेके आई, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी के लिए ये एक्ट आया गया। इसका नाम था लॉटरीज एक्ट ऑफ 1998। इसके आने के बाद एक फेयर गाइडलाइंस और ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम आया, जिससे जितने भी ये प्राइवेट और इलीगल तरीके से लॉटरी चला रहे थे उन सबको इंडिया में बैन कर दिया गया। लेकिन ये होने के बाद भी जो स्टेट्स थी उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी स्टेट में रूल्स बनाए। तो ये जो लॉटरी का जो सिस्टम है, 13 स्टेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे इंडिया के अंदर लॉटरी खेलना बैन है। और जो 13 स्टेट्स हैं उसमें से कई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट हैं जो खुद लॉटरी चलाती हैं, उनके ठेके भी देती हैं, और आप भी इन 13 स्टेट्स के बाहर इंडिया के अंदर कहीं भी लॉटरी नहीं खेल सकते। तो देखिए, रमी, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, इन सब का स्टेटस तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद बात आती है फैंटेसी और ऑनलाइन गेमिंग की। देखिए, ईयर 2000 के शुरुआत में ही इंडिया के अंदर ऑनलाइन गेमिंग का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस की जद्दोजहद तो ऑलरेडी इंडिया में चल रही थी, और ये ऑनलाइन गेमिंग आने के बाद और जो लोग पैसा लगाने लगे थे इसके लिए तो कोई रूल था ही नहीं, तो और दिक्कतें स्टार्ट हो गई। और इन सब की शुरुआत होती है 2001 में, जब ESPN और स्टार स्पोर्ट्स क्या करते हैं, ये साथ में मिलकर एक सुपर सेलेक्टर नाम से एक फैंटेसी ऐप लेके आते हैं। लेकिन 2003 आते आते ये लोग लॉस में चले
चले जाते हैं क्योंकि इसकी लॉन्च की टाइमिंग उतनी सही नहीं थी, लोग इंटरनेट पे उतने नहीं थे, लोगों के हाथ में मोबाइल्स उतने नहीं थे, तो ये जो ऐप थी ये बंद हो जाती है। लेकिन इसके 4 साल बाद 2007 में यूएसए से पढ़ाई करके हर्ष जैन इंडिया वापस आते हैं। इन्होंने यूएस में लोगों के बीच फैंटेसी गेम्स का क्रेज देखा था, तो ये इंडिया में भी फैंटेसी ऐप लेके आना चाहते थे। उस समय इंडिया में फैंटेसी ऐप के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था, लेकिन इनका फैंटेसी गेम इंडिया के अंदर जो लाए थे ये, उसकी टाइमिंग बहुत सही थी। इसी के 1 साल बाद कर देते हैं। शुरू में सब्सक्रिप्शन मॉडल रखते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, तो 2012 में सब्सक्रिप्शन मॉडल से फ्रीमियम मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं, जहां पे लोगों को फ्री में ऐप यूज करने देते हैं और कुछ इवेंट्स जो होते थे उसमें कैश प्राइजेस रहते थे, तो उसके लिए ये पैसे लेते थे। और वहां से जो फैंटेसी ऐप थी इसकी किस्मत पलट गई। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के अंदर बहुत सारी फैंटेसी ऐप आ गई और इसी टाइम में कुछ तो ऐसी भी ऐप्स आ गई थी जो कुछ भी कर रही थी, जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं था, वो अपने हिसाब से जो कुछ चाह रही थी वो कर रही थी। तो पहले तो मैं फैंटेसी ऐप जो है वो क्या होता है वो बता देता हूं। देखिए, फैंटेसी ऐप एक तरह की ऑनलाइन प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं जिनको आप रियल लाइफ गेम से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आईपीएल का एग्जांपल लूं तो जो लाइव मैच चल रहा है उसी के हवाले से टीम्स इन ऐप्स पे होती हैं, तो इसमें आप एक टीम बना सकते हैं और जब लाइव मैच चल रहा होता है तो उसी लाइव मैच के साथ आप भी इसमें खेल सकते हैं। रियल लाइफ के जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो एक्चुअल स्पोर्ट्स में होते हैं, वो आपके इन फैंटेसी ऐप के जो प्लेयर्स होते हैं उनसे लिंक कर दिए जाते हैं। जैसी परफॉर्मेंस खिलाड़ी की लाइव मैच में होती है वैसी ही परफॉर्मेंस आपके फैंटेसी ऐप के जो प्लेयर्स होंगे उनकी भी होगी। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे आप ही के बंदे बॉलिंग और बैटिंग करने में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ एक फैंटेसी होती है। इसमें रियल लाइव मैच होता है, अपनी टीम बनाओ और जैसे जैसे लाइव प्लेयर रन्स बनाते हैं आपके पॉइंट्स बढ़ते हैं। अगर आपने वही खिलाड़ी पिक किया है, जिसके ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वो जीत जाता है। इसमें अलग अलग रूम्स होते हैं और उनकी फीस होती है, आप पैसा दे के उस रूम के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो फैंटेसी ऐप क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये फैंटेसी ऐप का पैसा कमाने का मॉडल क्या है, ये ऐसा क्या करते हैं कि यूनिकॉर्न बन जाते हैं। तो इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लो 5 प्लेयर्स हैं, पांचों ने 100 रुपए दिए, टोटल 500 रुपए इकट्ठे हुए। इसमें सबसे पहले लगेगा 28% जीएसटी जो गवर्नमेंट लेगी। अब बचे 360 रुपए। अब इसमें फैंटेसी ऐप का जो ओनर होता है वो भी अपना कट लेता है, जनरली 15 से 25 या फिर 30% के बीच में होता है। चलिए 20% अगर आप कट मान लेते हैं तो इसमें से 20% अगर आप निकालेंगे तो बचेगा 288 रुपीज। अब कायदे में ये जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा एज इट इज जो गेम खेलने वाला बंदा है, जो जीता है, उसको मिलना चाहिए। लेकिन जब उसको मिलेगा तो उसको 30% टीडीएस भी देना होगा, क्योंकि एज पर सेक्शन 115BJ नेट विनिंग पे 30% टैक्स देना होता है। तो 30% टीडीएस देने के बाद बचते हैं 201.6 रुपीज। अब जो प्लेयर शुरू में जीता था उसने 100 रुपए लगाए भी तो थे, तो अगर इस 100 रुपए को भी अगर आप हटा दें तो जीतने वाले का जो फायदा होता है वो 101.6 रुपीज होता है। तो इस 500 रुपए के एक गेम में प्लेयर को मिलते हैं 101.6 रुपीज, फैंटेसी ऐप को मिले 72 रुपीज और गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस अगर दोनों मिला लें, इसको इकट्ठा कर लें, तो उसको मिले 226.4 रुपीज। सबसे मोटा फायदा होता है इसमें गवर्नमेंट को, और ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ये हजारों करोड़ों में जाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम के हर इंटरनेशनल मैच पे लगभग 1500 करोड़ रुपए इन प्लेटफॉर्म्स पे लोग लगाते हैं, सिर्फ एक मैच पे। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के मैच को अगर मिला दें तो 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ा नंबर है ये। फैंटेसी गेमिंग ऐप का 2022 का अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो 6800 करोड़ है, और ये रेवेन्यू 2027 में 25,240 करोड़ का हो जाएगा। वैसे तो जब भी एक मैच होता है तो उसमें मल्टीपल रूम्स होते हैं, मल्टीपल गेम्स होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स भी होते हैं, लेकिन अगर मैं एक मेगा इवेंट की बात करूं जिसमें जीतने वाला मेगा विनर बनता है तो इसमें रफली 1.5 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी एंट्री फीस 49 रुपीज होती है, यानी कि 73.5 करोड़ रुपीज इकट्ठे होते हैं, जिसमें से 33.28 करोड़ गवर्नमेंट के पास जाते हैं। जो फैंटेसी ऐप वाले हैं उनके पास जाते हैं 10.58 करोड़, और ये सिर्फ एक मैच के एक छोटी सी एक्टिविटी का अमाउंट है। ऐसे ना जाने कितने रूम्स होते हैं। एक आईपीएल में कम से कम 74 मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप में 48 मैचेस होते हैं, और साल भर की बात करें तो इतनी सारी लीग्स होती हैं। और खाली आईपीएल और इंडिया की बात नहीं है, ईपीएल वगैरह, फिर हॉकी, फुटबॉल, हर जगह पे बहुत सारे मैचेस होते हैं, और कई हजार करोड़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फैंटेसी ऐप वाले जो हैं इनके पास जाते हैं। ये फैंटेसी ऐप वाले क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर से भी एडवर्टीजमेंट कराते हैं, तो उनके पास भी पैसा जाता है। बीसीसीआई से भी अलग अलग तरीके के राइट्स लेते हैं, तो बीसीसीआई के पास भी हजारों करोड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बीसीसीआई इससे पैसा कमा रही है, स्टेट गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे पैसा कमा रही है, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी सब इससे पैसा कमा रहे हैं। अगर सारे के सारे पैसा कमा रहे हैं तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा दे रहे हैं आप अपने माँ बाप की मेहनत का या फिर अपनी खुद की मेहनत का, लेकिन अल्टीमेटली जेब आप ही की कटेगी। इसीलिए 24 घंटे आपको टीवी पे समझाया जाता है कि ये मैं कर लूंगा,
आप बस सारे काम छोड़ के बैठ के टीम बना लो। एडटेक कंपनीज जैसे बायजूस वगैरह सारी की सारी लॉस में है, लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो है ये यूनिकॉर्न बनती जा रही है। ये हजारों करोड़ कमा रही हैं आपको करोड़पति बनने के सपने दिखा के, और इक्का दुक्का अगर कोई जीत भी जाता है तो उसकी वजह से करोड़ों लोगों को लगने लगता है कि वो भी अब करोड़पति बन जाएंगे। मैथमेटिकली एक इंसान के इन सब ऐप्स पे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अगर मैं मेगा इवेंट की भी बात करूं तो 0.0000667% प्रोबेबिलिटी है आपके जीतने की, और इसमें भी कोई एक्स्ट्रा होशियार है क्योंकि टीम तो 49 रुपीस की बनती है, तो वो क्या करते हैं कि 3-4 टीमें खरीद लेते हैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा करने वालों का तो इससे ज्यादा बड़ा नुकसान होता है। देखिए, अगर आप अपने दोस्त या स्कूल कॉलेज या अपने गांव को इकट्ठा करके 1 लाख टीम भी बना लेंगे तो भी आपके जीतने के चांसेस मैथमेटिकली बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को भी इकट्ठा कर लेंगे तब भी आप नहीं जीत पाओगे। मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं वो भी आपको समझा देता हूं। इन फैंटेसी एप्स में 2 टीमों को मिला के आपको 11 लोगों की टीम बनानी होती है, यानी कि 22 में से 11 प्लेयर्स चुनने होते हैं। सारे कॉम्बिनेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉम्बिनेशन होते हैं 7,05,432। और बात यहां भी नहीं खत्म होती है, इनमें से भी आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने होते हैं। अब आपने 11 प्लेयर्स की टीम बनाई है तो सिर्फ उस टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के 110 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इस कैप्टन और वाइस कैप्टन के 110 कॉम्बिनेशन को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7,05,432 से तो 7,75,97,520 कॉम्बिनेशंस आएंगे। 7 करोड़ टीम बनानी पड़ेंगी, और बात तब भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि इसमें अभी भी 1-2 फैक्टर कम है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन को अगर रिप्लेस करें तो। देखिए, अगर ये कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आई है तो बस मोटा मोटी इतना समझ लीजिए जो सबसे जरूरी है कि एक छोटे मोटे देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस आपके ज्यादा हैं इन एप्स पे करोड़पति बनने के कंपैरेटिवली। जिसकी ऐप है, जो ओनर है, ऐसा नहीं कि वो भी अगर चाहे तो वो जीत ही जाएगा। इनफैक्ट विराट और धोनी खुद आके इसमें अगर टीम बनाने लगे तो उनकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी को भी नहीं पता कि जिस दिन एक्चुअल मैच होगा उस दिन कौन सा खिलाड़ी कैसा खेलेगा। इसमें यह भी बात होती है कि बॉट्स बना के इसमें जीता जा सकता है, सॉफ्टवेयर में चेंज किए जा सकते हैं। तो देखिए, अगर बॉट्स बना भी लेगा तो अल्टीमेटली प्राइज मनी जीतने के बाद एक रियल पर्सन के बैंक अकाउंट में ही तो पैसे आएंगे, टैक्स लगेगा, इतना हल्ला होगा जो जीतेगा, तो एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन से पकड़ा जाएगा। तो देखिए, जो एप्स हैं फेयर तो रहती हैं, लेकिन इसके पीछे जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो छुपा के रखी जाती है। उल्टा ये समझाया जाता है कि अगर आप ऐसे ही इसमें टीम बनाते रहे, पैसा लगाते रहे, तो एक ना एक दिन आप करोड़पति जरूर बन जाएंगे। और आप कभी कभार अगर सुन भी लेते होंगे अपने आसपास कि किसी ने कुछ हजार रुपए जीत लिए या आपके किसी दोस्त यार ने कुछ हजार जीत लिए, तो उनसे जाके आप कभी पूछिएगा कि वो कब से खेल रहे हैं और कितना पैसा लगा चुके हैं। इसमें आप 1-2 बाजियां भले ही जीत सकते हो, लेकिन असली गेम जो होता है वो ऊपर बैठे आका जो होते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा खिला के जीतते हैं। सिर्फ 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए लगा के लोग हजारों रुपए हार जा रहे हैं, क्योंकि छोटा अमाउंट है, एक बार में जेब से पैसा नहीं जाता है, इसलिए आदमी को पता नहीं चलता है। लोग अपने ऑफिस के काम के बीच में अपनी रोजी रोटी दांव पे लगा के टीम बनाने में लगे रहते हैं। दिन शुरू होते ही लोग टीम बनाने में लग जाते हैं, और एक बार जब टीम बन जाती है तो बोरिंग से बोरिंग मैच हो, पूरा मैच आखिरी तक देखते हैं। कुछ लोग तो अपने आप से ही झूठ बोलते हैं कि हमें एडिक्शन नहीं है, हम बस टाइम पास के लिए पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इस टाइम पास के चक्कर में 10 रुपए भी लग गए तो पूरा मैच बैठ के देखते हैं। आज की डेट में जो काम धंधे वाले लोग हैं उनके पास T20 देखने तक का टाइम नहीं होता है, वहां पे ये लोग 10 रुपए लगा के पूरा का पूरा टेस्ट मैच देख डालते हैं, क्योंकि पैसा लगा के जब ये लोग मैच देखते हैं और उसका सेलेक्ट किया हुआ प्लेयर रन मारता है तो उसका अलग ही एड्रिनल रश होता है। एक बोरिंग जिंदगी में एक्साइटमेंट आ जाती है, और फिर यही चीज एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एडिक्शन ऐसा है कि आर्मी मैन जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं वो तक इसकी चपेट में आ रखे हैं। आप एक छोटी सी गूगल सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक आर्मी पर्सन के 20-20 लाख रुपए तक जा चुके हैं। इसीलिए एडिक्शन जब एक हद से ज्यादा बढ़ता है तो ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ती है। ये जो फैंटेसी एप्स हैं इनमें जीता हुआ जो आदमी होता है वो अपने आप को होशियार समझ के दोबारा पैसा लगाता है, और हारा हुआ जो आदमी है वो अपने पैसे को पूरा करने के लिए पैसा लगाता है, बार बार खेलता है। ये एक विशियस साइकिल है जो कभी खत्म नहीं होती। लो प्राइस बैरियर की वजह से 10 रुपए 20 रुपए लगा के गेम में एंट्री मिल जाती है, इसलिए इसके यूजर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसमें कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने माँ बाप के आधार कार्ड यूज करके खेलने लगते हैं। कोई प्रोसीजर नहीं है इस चीज को कंफर्म करने का या इसको रोकने का, और इसमें रेफरल सिस्टम भी इसमें रख दिया गया है। बच्चों के जो ग्रुप होते हैं उसमें अगर एक बच्चे को भी इसकी लत लग गई तो वो ट्राई करेगा कि ये रेफरल दे के बाकी बच्चे जो हैं उनको भी इसकी लत लगा दे, और बाकी बची कसर जो होते हैं वो सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स निकाल देते हैं। देखिए, मान लो एक अनजान आदमी एक ऐप बना के ऐसे ही पैसे लगाने को बोले तो लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन वही आदमी सेलिब्रिटी जिनकी लोग पूजा करते हैं, टीम के कैप्टन, वाइस कैप्टन, इनके टीवी पे ऐड चलाना शुरू कर दे, इनके बैनर्स लगा दे, इनके एड्स करा के प्रमोट कराने लगे, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देंगे। लोग इनको भगवान मानते हैं, इनके करोड़ों फैन हैं। इनका प्रमोट करना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये जो एप्स हैं इनमें यूजर्स बहुत तेजी से बढ़ने का। 18 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं इन फैंटेसी
फैंटेसी ऐप्स के, मतलब कि कोई भी सिचुएशन हो ये 18 करोड़ लोग तो मैच देखेंगे और 2027 में ये यूजर्स 50 करोड़ हो जाएंगे। इसीलिए बीसीसीआई, आईपीएल, इनके टीम ओनर्स, जितने भी बड़े जाइंट्स हैं, इनको भी ये सूट करता है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये फैंटेसी ऐप्स बंद हो। ये फैंटेसी ऐप्स वालों की इतनी पकड़ है कि उल्टा धमकी खुद दे देते हैं। अश्नीर ग्रोवर ने धमकी दी थी कि अगर 28% जीएसटी नहीं हटाया तो हम इंडिया के जो मैचेस हैं उनको बॉयकॉट करेंगे। हमारी जरूरत नहीं है तो हमको भी जरूरत नहीं है, फिर हम भी बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप का, हम भी इंडिया के मैचेस का बॉयकॉट करेंगे। इस एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि बीसीसीआई और आईपीएल के टीम ओनर्स का कितना फायदा ये लोग कराते हैं कि ये धमकी तक दे देते हैं और कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट भी आंख बंद करके बैठी है क्योंकि ये पूरा फैंटेसी इकोसिस्टम की जो इकोनॉमी है ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। इस पूरे फैंटेसी ऐप के इकोसिस्टम को ये लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बातें करते हैं। देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है इनकी वजह से। अमेरिका की टाइगर ग्लोबल, यूके की स्टेट व्यू कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब हजारों करोड़ इन्वेस्ट कर रही है इन फैंटेसी ऐप्स में और सारा का सारा पैसा जो है वो इंडिया में आ रहा है। अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप उठाती भी है तो करंट इन्वेस्टर तो पीछे हटेगा ही, ऊपर से जो आने वाले इन्वेस्टर हैं जो अगले साल आएंगे वो भी रुक जाएंगे। तो इससे बहुत भारी नुकसान होगा। इसलिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप तमाशा देखती रहती हैं। इन फैंटेसी ऐप्स का जो रेवेन्यू है, इनके जो ऑपरेशंस है, इनको अगर थोड़ा सा भी छेड़ा तो बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, आईपीएल का जो रेवेन्यू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स का जो रेवेन्यू है, बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो रेवेन्यू है, सबको डीपली इंपैक्ट करेगा। यही रीजन है कि रेगुलेशन भले ही आ जाए, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया के अंदर फैंटेसी ऐप कभी बंद नहीं होगा, चाहे पूरी दुनिया इसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए। यही रीजन है जो पुराने लॉ हैं, एक्ट्स हैं, उनको एज इट इज पड़े रहने दिया गया है, उनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। और चेंजेस तो बहुत दूर की बात है, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, बिल लाना तो दूर, इसके बारे में बात तक नहीं होती है यहाँ पे। सौरभ गांगुली जो बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की जिम्मेदारी दी थी, वो माई सर्किल पे सबको टीम बनाने को बोल रहे हैं, उल्टा ब्रांड एम्बेसडर बन गए। मद्रास हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की गई थी जिसमें सर्किल और जैसे जो ऐप हैं, इनको जो सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे सौरभ गांगुली, विराट कोहली, तमन्ना भाटिया, इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऐप इंडिया के 2 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली और विराट कोहली की वजह से पॉपुलर हो रही थी और लोगों का पैसा ले रही थी। जस्टिस एन किरुबाकरन एंड जस्टिस बी पुगालेंदी, इन्होंने कहा कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं जो इन ऐप्स को, गेमिंग ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, इनको भी लपेटे में लेना चाहिए। जस्टिस किरुबाकरन ने कहा कि वो, यानी कि सौरभ गांगुली, ये एक स्टार हैं, वो एड्स में दिखाई देते हैं और लोग विक्टिम बन रहे हैं। साधारण आम आदमी के लिए जब कोई क्रिकेट स्टार या फिल्म स्टार इस तरीके से ऐप्स को प्रमोट करते हुए दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब होता है? वो उनको फॉलो करता है। देखिए, जो फैंटेसी ऐप्स हैं, इसमें पैसा जाना और इसका एडिक्शन लगना, ये तो एक प्रॉब्लम है ही है, ये एक तरह की बीमारी भी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी बताता हूं आपको। देखिए, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है वो DSM-5 पब्लिश करती है। DSM की फुल फॉर्म हुई डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ऐसे ही WHO जो है वो भी पब्लिश करती है ICD-11। ICD मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ये दिमाग से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको लेके पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट और क्राइटेरिया पब्लिश करती हैं कि क्या बीमारी है, उसके लिए क्या होना चाहिए, और इसको पूरी दुनिया भर के जो डॉक्टर हैं और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो इसको पढ़ के अपने ट्रीटमेंट वगैरह करने के तरीकों को अपडेट करते हैं। पूरी दुनिया के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। तो इस बार DSM के 5th एडिशन में और ICD के 11th एडिशन में ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग के जो एडिक्शन चल रहे हैं, इसको सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर वाली बीमारी जो होती है उससे कंपेयर किया है, यानी कि अल्कोहल और ड्रग्स से कंपेयर किया गया है और अलग से कैटेगरी बना के डाला गया है। पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग और डिसऑर्डर्ड गैम्बलिंग जो है, इसके लिए ट्रीटमेंट भी है और इसके लिए मेडिसिन भी बनाई गई है। ट्रांसलेशनल साइकेट्री की रिपोर्ट के हिसाब से जो लोग ज्यादा जुआ खेलते हैं उनके दिमाग का वो हिस्सा जो इंपल्सेस कंट्रोल करता है वो वीक हो जाता है, मतलब कि उसका अपने ऊपर से कंट्रोल कम होता है। एक जुआ खेलने वाले आदमी को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान होता है। ये जो रेड में आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये वीक हो जाता है। जुआ खेलते टाइम दिमाग के अंदर इस तरीके से चीजें चल रही होती हैं। जिन लोगों को जुए की लत लगती है उनके दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो भी चेंज हो जाती है और इसका असर आपके बाकी कामों पे भी पड़ता है। You've changed your brain. Addiction is a brain that has changed to become entrained to the desires of the gambling. ये जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है, कोड इसको चाहे गेम ऑफ चांस बोले या फिर गेम ऑफ स्किल बोले, इससे जो बीमारी हो रही है वो रियल है। लोगों की जान जा रही है और लोग अपने घर बार जो है
उनको लुटवा रहे हैं। सिर्फ तमिलनाडु अकेले स्टेट में लास्ट 3 साल में 40 लोगों की जान चली गई है। तमिलनाडु के एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी विजय कुमार, इन्होंने क्विंट को एक इंटरव्यू देते टाइम बताया कि उनके क्लिनिक में वो हर रोज ऐसे एक पेशेंट से मिलती हैं जो ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म की एडिक्शन से सफर कर रहा है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। 10 मार्च 2017 को एक वरुण गुम्बर नाम के आदमी ने अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए ट्रांसफर करके फैंटेसी ऐप पे टीम बनाई। सिर्फ 2 दिन में इनके सारे पैसे चले गए। इन्होंने उठा के पंजाब और हरियाणा कोर्ट में केस कर दिया कि ये जो फैंटेसी ऐप चल रही है इंडिया के अंदर, ये जुआ है, ये कोई गेम ऑफ स्किल नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। कई दिनों तक केस चलता है। देखिए, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि कोर्ट में केस जाता है तो सबसे पहली चीज चेक की जाती है कि गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस है। और यहां भी मल्टीपल डिस्कशन के बाद कोर्ट कहती है कि ये जो फैंटेसी ऐप्स हैं, इसमें आप अपनी स्किल के बेसिस पे प्लेयर सेलेक्ट करते हो। आपने इससे पहले भी परफॉर्मेंस देखी होती है प्लेयर की, आप प्लेयर को कंपेयर कर सकते हो दूसरे प्लेयर से। पिच कंडीशन किस प्लेयर को सूट करेगी, किसको नहीं करेगी, आप अपना दिमाग लगा के एक टीम बनाते हो। तो ये जो फैंटेसी ऐप है, ये गेम ऑफ स्किल है और वरुण गुम्बर ये केस हार जाते हैं और ईयर 2017 से इन फैंटेसी ऐप्स को एक लीगल फ्रेमवर्क मिल जाता है कि ये एक लीगल गेम है। देखिए, कोर्ट जो होता है, वो जो लॉ है, उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है, इमोशन के बेसिस पे नहीं लगता, या उसको पर्सनली क्या लग रहा है उसके बेसिस पे नहीं लगता। और लॉ तो जब बना था तभी ऑनलाइन गेम्स थे ही नहीं, लॉ वही पुराना चला आ रहा है, तो कोर्ट भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। अच्छा, आप किसी से भी जाके पूछो कि केबीसी गेम ऑफ स्किल है या फिर गेम ऑफ चांस, सब यही कहेंगे कि ये गेम ऑफ स्किल है, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन इसी केबीसी में ऐसा होने लगे कि लोगों से करोड़ों रुपए केबीसी इकट्ठा कर ले, फिर उस पैसे में से केबीसी अपना कट रखे और फिर एक क्वेश्चन के लिए एक नहीं बल्कि 1 करोड़ लोग बजट दबाएं और प्रेस करें कि आंसर कौन सा सही और किसने पहले दिया है, उसके बेसिस पे विनर सेलेक्ट किया जाएगा। तो क्या केबीसी गेम ऑफ स्किल बचेगा? अच्छा, अगर एक बार के लिए आप अगर मान लो कि ये जो फैंटेसी ऐप्स हैं ये गेम ऑफ स्किल हैं, तो आम आदमी के कंपैरेटिवली जो क्रिकेटर है, जो ये गेम जानता है अच्छी तरीके से, जिसने खेला हुआ है, वो रिटायर होने के बाद कमेंट्री वगैरह करके क्यों पैसे कमा रहा है? वो तो जैसे ही आईपीएल आए उसमें टीम बनाए अपना स्किल के बेसिस पे, 300-400 करोड़ कमाए और जीत के बैठ जाए। असल बात यह है कि आप कपिल देव, सुनील गावस्कर को भी बोल दोगे ना कि इन फैंटेसी ऐप्स में जाके टीम बनाने को, उनकी भी श्योरिटी नहीं है कि वो जीत पाएंगे, वो भी हार जाएंगे क्योंकि चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। तो फिर ये गेम ऑफ स्किल हुआ कैसे? अगर ये स्किल का गेम होता तो हर साल किसी क्रिकेटर के जीतने की न्यूज आती, वो करोड़पति बन जाता। रणजी में इतने खेलने वाले, उनको पिच की इतनी कंडीशंस पता है, वो करोड़पति बनते। लेकिन उनकी बजाय हर बार एक रैंडम आदमी का नाम आता है कि ये जीत गया, जिसको क्रिकेटर के कंपैरेटिवली बिल्कुल नॉलेज नहीं है। और ये चीज इसलिए होती है क्योंकि इस पूरे फैंटेसी ऐप में स्किल जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर है ही नहीं। अभी आपने सुना होगा कि सीतामढ़ी जो कि मजदूर थे बिहार में, वो क्रिकेट तक नहीं देखते थे, उन्होंने अपने दोस्तों के कहने पे पैसे लगा दिए और टीम बना दी, वो जीत गए, वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जीत गए। अब इनको तो क्रिकेटर से ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये जीत गए। लेकिन ये फैंटेसी ऐप जो होती है, इनका सारा फोकस जो होता है वो ये प्रूव करने में होता है कि ये हमारा जो ऐप है ये गेम ऑफ स्किल है। इसलिए आपने इनके एडवर्टीजमेंट में भी लाइन सुनी होगी कि खेलो दिमाग से, ताकि ये जब कोर्ट में जाएं तो गेम ऑफ स्किल ही बना रहे। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ा है, बहुत सारे घर बर्बाद हुए हैं, कई लोगों की जानें चली गई हैं और ये इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उन स्टेट्स को अक्टूबर 2022 में, और उन स्टेट्स में असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, नागालैंड और सिक्किम आते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे अक्टूबर 2022 में इन स्टेट्स में फैंटेसी ऐप को बैन कर दिया। और कुछ स्टेट्स को तो जियो लेयरिंग करनी पड़ गई, मतलब कि आप उनकी बाउंड्री में जाएंगे, उस स्टेट की बाउंड्री में अगर जाएंगे तो वो ऐप काम करना बंद कर देंगे। लेकिन लोगों को इतनी ज्यादा लत लग चुकी है कि लोग बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, टीम बनाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बच्चों ने प्रॉपर ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। अभी 2021 में केशव रमेश नाम के एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपने घर के आसपास कुछ बच्चों को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए देखा और जब उन्होंने चेक किया तो बच्चे पैसा लगा के लूडो खेल रहे थे उसमें। और ये सारी चीजें देखने के बाद उन्होंने तुरंत गिरगांव पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। उसके बाद फिर वो कोर्ट में भी गए, वहां पे भी इन्होंने केस लड़ा। लेकिन वही दिक्कत, गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। डिस्कशन स्टार्ट होता है इसमें, फिर वही सारी चीजें कि लूडो में बिना समझे गोटी आगे नहीं चली जा सकती, कौन सी गोटी कब चलनी है ये भी एक स्किल है। तो लूडो भी गेम ऑफ स्किल कंसीडर हो गया और लूडो भी लीगल हो गया। चलिए, अभी जितने भी ऑनलाइन ऐप्स हैं ये लीगल तो हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इनको रेगुलेट नहीं करती, ये सेल्फ रेगुलेट होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो होती है वो कई डिपार्टमेंट को खुद रेगुलेट नहीं करती, वो सेल्फ रेगुलेशन में डाल देती है, वो सेल्फ रेगुलेट होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर टीवी जो है, उसके केस में ब्रॉडकास्टर ने बार्क नाम से मिलकर एसोसिएशन बनाया, वो खुद रेगुलेट करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे न्यूज मीडिया वालों ने मिलकर एनबीए बनाई है, ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को। तो ऐसे इन फैंटेसी ऐप्स के केसेस में भी गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन नहीं करती है। फैंटेसी ऐप वालों ने खुद से ही FIFS बना ली है, ये खुद से अपने आप को देखते हैं कि ये सही से रेगुलेशन कर रहे हैं कि नहीं, मतलब कि दूध की रखवाली ये खुद ही कर रहे हैं। अब देखिए, जो फैंटेसी ऐप्स है ये तो फिर भी लाइमलाइट में है, गवर्नमेंट की निगरानी में है,
रेगुलेशन करती हैं ये लोग। लेकिन कुछ ऐसी एप्स भी आ गई हैं मार्केट के अंदर जो फैंटेसी ऐप की आड़ में प्रॉपर इलीगल एक्टिविटी करती हैं, उन्हें कोई देखने वाला ही नहीं है। और ऐसी एप्स ने ना जाने कितने बच्चे और परिवारों को दिक्कत में डाल दिया। आए दिन आप सुनते होंगे गवर्नमेंट ने 100, 200, 300 ना जाने ऐसी कितनी एप्स को बैन कर दिया जो लोगों का पैसा ले रही थी, डेटा उड़ा दे रही थी। अभी एक महादेव ऐप भी आई थी, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक सौरभ चंद्रकर नाम का एक आदमी था जो कि महादेव नाम की एक जूस की दुकान चलाता था, और थोड़ी दूर पे एक टायर की दुकान थी जहां पे उसका दोस्त रवि उप्पल ये उस टायर की दुकान को चलाता था। ये दोनों अपने काम के साथ साथ जुआ भी खेलते थे, पैसा लगाते थे, और इस जुए की लत की वजह से इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा चढ़ गया था। तो इनके पीछे जिनसे इन्होंने पैसे लिए थे, उधार लिए थे, वो लोग पीछे पड़ गए थे। तो ये लोग इंडिया छोड़ के दुबई चले गए थे। वहां पे ये लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे और वहीं पे इनको एक पाकिस्तानी मिलता है, और पाकिस्तानी के थ्रू ये एक शेख के पास पहुंचते हैं, और शेख को पकड़ के ये एक जुए की जो ऐप है जिसका नाम महादेव है उसका आइडिया देते हैं। शेख ने पैसे लगा दिए और इन्होंने महादेव बुक नाम से एक ऐप बनाई। ये ऐप तो इन्होंने दुबई में बनाई थी, लेकिन इसका ऑपरेशन इन्होंने इंडिया में रखा। इस ऐप से इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी देकर इस ऐप को चलवाते थे इंडिया के लोगों से ही। लोग इनकी ऐप में क्रिकेट, कार्ड्स, पोकर, इन सब चीजों पे पैसा लगाते थे, प्रॉपर जुआ खेलते थे। कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से ये ऐप ग्रो करने लगी। ये लोग एक दिन में 200 करोड़ से ज्यादा कमाने लगे थे। लेकिन जो लोग थे उनका पैसा बहुत ज्यादा डूब रहा था, लोगों की जिंदगियां बर्बाद होनी थी। तो जब लोग ऐसे डूबते हैं तो वो जाके पुलिस में कंप्लेन करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं, और ऐसा ही हुआ। और जब केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो ईडी ने इनकी ट्रैकिंग की, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो सौरभ था, जो ऐप का ओनर था, ये उसी टाइम पे शादी भी कर रहा था। शादी इसने 200 करोड़ से भी ऊपर की शादी की, और शादी में भी इन्होंने प्राइवेट जेट वगैरह मंगाए, इंडिया से हीरो हीरोइन बुलवाए गए और सबको कैश में पैसा दिया गया। इससे ईडी की जो कार्रवाई थी वो और तेज हो गई। ईडी ने बहुत सारे छापे भी मारे, इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई। ईडी का कहना है कि इसमें छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है उसके भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, और ये भी एलिगेशन लगाए गए कि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, इन्होंने महादेव ऐप से 500 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट लिया है, और ये काम इनके सलाहकार विनोद वर्मा के थ्रू इन्होंने किया है। तो ये एलिगेशन लगाए गए थे, और इस पे भूपेश बघेल जो थे उन्होंने ऑब्वियसली इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा ये पॉलिटिक्स की जा रही है। इनफैक्ट वो पहले खुद ऐसे बंदे थे जिन्होंने महादेव ऐप को बैन करने की बात की थी, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्होंने खुद इस चीज को बंद करवाया। अभी भी इस पे कार्रवाई चल रही है। तो इस तरीके की ऐप से तो बिल्कुल दूर रहिए। और अभी मई 2022 में गवर्नमेंट हरकत में आई है, एक कमेटी बनाई गई है जो इस पे स्टडी कर रही है, और रेगुलेशन आने वाले टाइम में बनेगी, लेकिन सिर्फ रेगुलेशन बनेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि फैंटेसी ऐप बंद हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल तो ये जितनी भी ऐप्स हैं ये जुए की एक प्रॉक्सी जो होती है उसकी तरह एक्ट कर रही हैं। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि डाउनलोड करिए डुओलिंगो ऐप एंड मास्टर एनी लैंग्वेज। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।